चलो गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कल कल का एक जो टॉपिक है, छोटा सा, आई डिस्कस इट अगेन अबाउट द डेमोन्स्ट्रेशन बैंडवेगन एंड द स्नॉब इफेक्ट। ठीक है गाइज, देखो, डेमोन्स्ट्रेशन और बैंडवेगन इफेक्ट में क्या था। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है इन विच पीपल डू द सेम थिंग व्हाट अदर्स आर व्हाट डूइंग, राइट। वो कर दिया तो मुझे पता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन एंड बैंडवेगन इफेक्ट में क्या होता है गाइस, बताइए, बोलो। सामने वाला ले रहा है वही। हाँ, जो सामने वाला सेम चीज कर रहा है, अब वही सेम चीज को क्या करोगे, इम्प्लाई अपनी लाइफ में करोगे। अगर एक्स बंदे ने iPhone 17 लिया है या PS5 लिया है, तो मुझे भी ये है कि मेरे को वो सेम चीज चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेशन एंड बैंड वेगन इफेक्ट। They do not have their own belief and thinking. It leads to an increase in demand of a what particular commodity, right? And when we talk about snob effect में ये होता है, I want something what exclusive। मुझे क्या चाहिए, एक्सक्लूसिव चीजें चाहिए। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। जो सामने वाले के पास चीज है ना, वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगी। मैं तो ट्राई करूंगी मैं उससे भी क्या लूं, ज्यादा एक्सपेंसिव लूं, राइट। It is understood as the desire to possess a unique commodity having a prestige value. It is quite opposite to bandwagon or demonstration effect. It leads to decrease in demand of a what particular commodity. And when we talk about, sorry, Veblen effect, वेबलिन इफेक्ट में क्या होता है, जो स्टेटस सिंबल गुड्स होते हैं, हाईली प्राइस गुड्स होते हैं, जिनको आप और क्या बोल सकते हो, कॉन्स्पिशियस गुड्स। क्या बोल सकते हो, कॉन्स्पिशियस गुड्स। एक्सपेंसिव ज्वेलरी है, पेंटिंग्स है, वो आप सारी चीजें क्यों खरीदते हो, जस्ट टू ऐड टू योर स्टेटस सिंबल, जस्ट टू ऐड टू योर व्हाट स्टेटस symbol. Highly priced goods are consumed by status seeking rich people to satisfy their needs for conspicuous consumption. This is called as Veblen effect. For example, expensive cars and jewels. The distinction between the snob effect and the Veblen effect is that the former is a function of the consumption of others and the latter is a function of what, प्राइस। ठीक है, वो कह रहे हैं स्नॉब इफेक्ट में और वेबलिन इफेक्ट में एक बड़ा थिन डिफरेंस है, कि वो कह रहे हैं स्नॉब इफेक्ट इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ, कंजम्पशन ऑफ। वो जो कर रहे हैं, मैंने तो उससे बिल्कुल क्या करना है, अलग करना है और उससे और महंगा करना है। वेर एज जो वेबलिन इफेक्ट है, दैट इज ओनली एसोसिएटेड विद व्हाट, price, that is only associated with what, price। We conclude that people have taste and preferences and do change, sometimes due to external and sometimes due to internal causes, and influences the demand of a product। क्लियर है, पक्का बेटा। चलो, ठीक है जी, वेरी गुड। गाइज, आज जो टॉपिक करना है, दैट इज योर exceptions to the law of demand।
दैट इज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। गाइस, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? देयर इज एन इनवर्स और देयर इज एन नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में क्या है रजे? देयर इज एन इनवर्स और देयर इज अ व्हाट? नेगेटिव रिलेशनशिप। हम बोलते हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। बट अब मैं आपसे कुछ ऐसी सिचुएशंस डिस्कस करने जा रही हूं जहां पे आपका लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड एज द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, राइट? इसमें सबसे पहला चीज क्या है? इसमें सबसे पहली चीज क्या है? कॉन्स्पिशियस गुड्स। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्या चीज है? कॉन्स्पिशियस गुड्स है। कॉन्स्पिशियस गुड्स कौन से हो गए? स्टेटस सिंबल गुड्स हो गए, वेबलिन गुड्स हो गए। प्राइसेस बढ़े तब भी आप उन सारी चीजों को क्या कर रहे हो? डिमांड कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? जस्ट टू एड टू आर स्टेटस, जस्ट टू एड टू आर esteem. Articles of prestige value or snob appeal or articles of conspicuous consumption are used by the rich people as status symbol for enhancing their social prestige or and for displaying the wealth. These articles will not conform to the usual law of demand as they become more attractive only if their prices are high or keep going up. This was found out by Veblen in his doctrine of conspicuous consumption, and hence this effect is called as Veblen effect or prestige goods effect. Veblen effect takes place as some consumers measure the utility of a commodity by its price. That is, the commodity is expensive. They think that it has got what? More utility or more satisfaction, right? Second चीज आ जाती है गिफन गुड्स। गाइस, गिफन गुड्स होते हैं हाईली इंफीरियर गुड्स। क्या होते हैं? हाईली इंफीरियर गुड। इसके ऊपर लिखो इनका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। गिफन गुड्स के ऊपर लिखो इनका प्राइस इफेक्ट ऑनलाइन पॉजिटिव होता है एंड इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। हाँ, प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है। गिफन गुड्स पे लिख लो इनका प्राइस इफेक्ट क्या है? पॉजिटिव है। इनकम इफेक्ट क्या है? नेगेटिव है। प्राइस इफेक्ट क्या है? पॉजिटिव है। और मेरे बच्चे, इनकम इफेक्ट क्या है? इनकम इफेक्ट क्या है? नेगेटिव है। इनकम इफेक्ट क्या है? नेगेटिव है। प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो आप उस चीज की कंजम्पशन को भी क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। और जब प्राइसेस कम हो रहे हैं तो आप उसकी कंजम्पशन को क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो। मैंने बोला इनका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है और इनकम इफेक्ट क्या है? नेगेटिव। अब इसका एग्जाम्पल सुनो। जो ब्रिटिश में वेज अर्नर थे, कौन थे? वेज अर्नर। उनकी जो वेजेस थी, उनकी जो वेजेस थी, दैट वाज 15 पाउंड्स पर आवर। मैंने बोला जो ब्रिटेन में जो वेज अर्नर्स थे, उनकी जो वेजेस थी दैट वाज 15 पाउंड्स पर आवर। वेजेस उतनी है। वेजेस क्या है? उतनी है। वहां पे ना ब्रेड के प्राइसेस बढ़ने लगे। ब्रेड के प्राइसेस बढ़ने लगे तो दोज पीपल स्टार्टेड कंज्यूमिंग मोर ऑफ ब्रेड। जबकि इनकम वही थी। जबकि इनकम वही थी मेरे बच्चे। इनकम वही है, 15 पाउंड पर आवर। बट दे स्टार्टेड कंज्यूमिंग मोर ऑफ ब्रेड और उन्होंने अपना खर्चा बाकी चीजों पे क्या कर दिया? कम कर दिया। मीट पे अपना खर्चा कम कर दिया और ब्रेड की कंजम्पशन को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। तो इस केस में ब्रेड के प्राइसेस बढ़े, यू आर कंज्यूमिंग मोर ऑफ व्हाट? बोलो। ब्रेड।
आपकी इनकम वही की वही है। तो इसमें ब्रेड क्या कंसिडर किया जाएगा? एज अ हाईली इंफीरियर गुड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ गिफन गुड। हमारे केस में अगर हम इंडियंस की बात करते हैं, बाजरा है, ज्वार है, वो क्या है? वो क्या है? उनके प्राइसेस ज्यादा हैं। उनके प्राइसेस ज्यादा हैं। कई लोग जो बड़े हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो क्या करते हैं? चाहे प्राइसेस ज्यादा है तब भी वो लोग क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं ना। इफ आई एम वेरी मच हेल्थ कॉन्शियस, ठीक है, मेरे को ये है कि यार मुझे ना वीट नहीं कंज्यूम करनी, तो मैं वीट पे खर्चा नहीं करूंगी, मैं अपना खर्चा किस पे करूंगी? आई विल मेक बाजरा एंड रागी की रोटी, ज्वार की रोटी, right? So, Sir Robert Giffen, a Scottish economist and statistician, was surprised to find out that as the price of bread increased, the British workers purchased more of bread and not less of it. This was something against the law of demand. Why did this happen? The reason given for this is that when the price of bread went up, it caused such a large decline in the purchasing power of the poor people that they were forced to cut down the consumption of meat and other more expensive foods. Since bread, even when its price was higher than before, was still the cheapest food article, people consumed more of it and lot less when its price went up. Such goods which exhibit direct price demand relationship are called as, generally those goods which are what? Inferior, with no close substitutes available, and which occupy a substantial place in consumers budget are called as giffen goods. All giffen goods are inferior goods, but सारे के सारे inferior goods giffen goods नहीं होते हैं। ऑल गिफिन गुड्स, सारे गिफिन गुड्स क्या है? इंफीरियर गुड्स हैं, बट सारे इंफीरियर गुड्स गिफिन गुड्स नहीं है। एग्जाम्पल, अ गिफिन गुड आर कॉस्ट ग्रेन्स लाइक बाजरा, लो क्वालिटी राइस, wheat, etc. तीसरा इज कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, अभी पता है समर्स है, समर्स में किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एसी की। नेसेसिटी है, चाहे उसके प्राइसेस ज्यादा है, चाहे उसके प्राइसेस क्या है? ज्यादा, तब भी आप लोग उसको क्या करोगे? खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? खरीदोगे। इट इज अ व्हाट? नेसेसिटी। अब लेट्स सपोज विंटर्स है, हार्श विंटर्स है, किसकी जरूरत है? हीटर की जरूरत है। चाहे प्राइसेस ज्यादा है तब भी आप उनको क्या करोगे? खरीदोगे ही खरीदोगे। दैट इज अ कॉन्स्पिशियस necessity. The demand for certain goods is affected by the demonstration effect or of the consumption pattern of a social group to which an individual belongs. These goods, due to their constant usage, become necessities of life. For example, in spite of the fact that the prices of television sets, refrigerators, air conditioners have been continuously rising, their demand does not show any tendency to fall. हर एक को टीवी चाहिए, एलईडी चाहिए, घर में लगाना है, ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ भी रहे, तब भी आप उस चीज को क्या करोगे? खरीदोगे ही खरीदोगे। नेक्स्ट इज बच्चे फ्यूचर, बोलो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द प्राइसेस। कल डिमांड में भी ये फैक्टर किया था, याद है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस वाला। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कल डिमांड में भी ये फैक्टर पड़ा था रिगार्डिंग दी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कल किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है, तो आप प्रेजेंट डिमांड को क्या करोगे? बढ़ाओगे। फ्यूचर डिमांड को क्या करोगे? कम करोगे। अब इसमें क्या चेंज है? नोटिस करो। It has been observed that when prices are rising, households expecting that the prices in the future will even be higher tend to buy large quantities of such commodities. अब मुझे पता है गोल्ड, अभी भी गोल्ड का प्राइस ज्यादा है, कम तो नहीं है ना। हम क्या सोचते हैं? यार आगे जाके और बढ़ जाएगा, आगे जाके और बढ़ जाएगा, तो क्या करोगे? आज वाले, बोलो, आज वाले प्राइस पे, चाहे वो प्राइस ज्यादा है, आप उस चीज को क्या कर लोगे? बाय कर लो।
ठीक है। सिल्वर है, मुझे पता था एक टाइम ऐसा आया था जब पीछे सिल्वर कितना बढ़ रहा था, तो वी एंटिसिपेटेड नहीं यार सिल्वर का प्राइस तो आगे और बढ़ेगा, आगे और बढ़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं यार और ज्यादा बढ़ने से बेटर है कि आज ही ज्यादा प्राइस पे उस चीज को आप क्या कर लीजिए, खरीद लीजिए। For example, when there is a widespread drought, people expect that the prices of food grains would rise in the future. They demand greater quantities of food grains even as their price rises. On the contrary, if prices are falling and people anticipate further fall rather than buying more, they postpone their purchases. मुझे पता है कि नहीं यार, हफ्ते बाद, अच्छा, यू एंटिसिपेट कि जब नया आईफोन आएगा तो पुराने आईफोन के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, नहीं यार चल, 18 लॉन्च हो गए, एक महीने के बाद दिवाली है, ऑफर निकलेगा और प्राइस कम हो जाएंगे, चलो हम अपनी परचेजेस को क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। However, it is to be noted that there is here it is not the law of demand which is invalidated. There is a change in one of the factors which was held constant while deriving the law of demand, namely change in the price expectations of the people. Next क्या है, incomplete information and irrational behavior. See, कई बार आउट ऑफ इग्नोरेंस, क्या बोला मैंने, कई बार आउट ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब लापरवाही, लापरवाही। कई बार आउट ऑफ इग्नोरेंस आप रजे वो चीजें खरीद लेते हो जिनके प्राइसेस क्या है, जिनके प्राइसेस क्या है, ज्यादा है। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल किसी मॉल में गए, ठीक है, आप नाइकी के शोरूम में गए, आपने प्राइसेस कंपेयर नहीं करे ऑनलाइन, आपने वो जूता खरीद लिया, फिर घर आए देखा यार ऑनलाइन तो ये तो चीज सस्ती मिल रही थी। तो दिस इज कॉल्ड एज इग्नोरेंस। कई बार हम वो गुड्स खरीद लेते हैं जिनके प्राइसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, दैट इज आउट ऑफ आर लापरवाही, दैट इज आउट ऑफ आर इग्नोरेंस। The law has been derived assuming consumers to be rational and knowledgeable about the market conditions. However, at times consumers have incomplete information and therefore make inconsistent decisions regarding the purchases. Similarly, in practice, a household may demand larger quantity of a commodity even at a what higher price because it may be ignorant of the ruling price of the commodity. Under such circumstances, the law will not remain valid. Next is demand for necessaries, डिमांड फॉर नेसेसरीज। कुछ नेसेसिटी है, इफ आई एम अ थायराइड पेशेंट, मुझे पता है कि मेरे को थायराइड मेडिसिन कंज्यूम करनी ही करनी पड़ेगी। सोल्ट इज अ नेसेसिटी, चाहे प्राइसेस बढ़ भी रहे होंगे, चाहे प्राइसेस बढ़ भी रहे होंगे तब भी आप उसकी कंजम्पशन को करोगे ही करोगे। एंड नेक्स्ट वी हैव इज स्पेक्यूलेटिव गुड्स। In the speculative market, particularly in the market for stocks and shares, more will be demanded when the prices are demanding and less will be demanded when the prices what डिक्लाइन। ऑफ कोर्स आप उस कंपनी के शेयर्स खरीदोगे ना जो आपको क्या देगा, हायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देगा, हायर अमाउंट ऑफ डिविडेंड देगा, जिसकी मार्केट में क्या होगी, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत रेपुटेशन भी होगी। सो दीज वर दी एक्सेप्शंस जहां पे आपका लॉ ऑफ डिमांड बच्चे एप्लीकेबल नहीं है। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इस पे लिखो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इस पे कॉन्सेप्ट लिखो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड स्लैश चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड स्लैश मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसके ऊपर लिखो चेंज इन, बोलो, क्वांटिटी डिमांडेड एंड मूवमेंट, मूवमेंट अलोंग दी व्हाट, मूवमेंट अलोंग दी व्हाट। अच्छा गाइज, ये जो हम अब चीज करने जा रहे हैं दैट इज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देखो,
एक्सटेंशन ऑफ डिमांड को मैं इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोल सकती हूँ। क्या बोल सकती हूँ मेरे बच्चे? बोलो। इंक्रीज इन क्वांटिटी, इंक्रीज इन क्वांटिटी, इंक्रीज इन क्वांटिटी। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या हुआ? आपका प्राइस कम हुआ और आपकी डिमांड क्या हुई? आपका प्राइस कम हुआ, आपकी डिमांड क्या हुई? ज्यादा। दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन ऑफ। आपका प्राइस 10 से 5 हुआ और आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 4 से 8 हुई। दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब जब प्राइस 10 था तो डिमांड कितनी थी? 4। जब प्राइस 5 हुआ तो डिमांड कितनी हुई? 8। ये आपका डिमांड कर्व है। एक्सटेंशन में मूवमेंट क्या होती है? डाउनवर्ड। एक्सटेंशन में मूवमेंट क्या होती है? एक्सटेंशन में मूवमेंट क्या होती है? डाउनवर्ड फ्रॉम हायर पॉइंट टू, फ्रॉम हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट ऑन द सेम डिमांड कर्व, फ्रॉम हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट ऑन द सेम डिमांड कर्व। लिखना है, लिख सकते हो। एक्सटेंशन में मूवमेंट हमारी कैसी होती है बच्चे? डाउनवर्ड होती है। क्या होती है? डाउनवर्ड होती है। राइट। एंड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड को हम क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। इंक्रीज इन कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज और डिमांड फॉर नेसेसरीज में क्या फर्क है? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज क्या हो गई बच्चे? जैसे एसी, टीवी। और डिमांड फॉर नेसेसरी मतलब छोटी मोटी चीजें, जैसे सॉल्ट हो गया, मेडिसिन हो गई, टेक्स्ट बुक्स हो गई। दैट इज अ व्हाट? नॉर्मल नेसेसिटीज। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज में तो आपका वो थोड़ा सा स्टेटस सिंबल वाला भी एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है। अच्छा गाइज, एक चीज और, जो आपकी एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो आपकी एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो किस वजह से होती है? प्राइस के चेंज होने की वजह से। वो किस वजह से होती है? प्राइस के चेंज होने की वजह से। एंड नॉट बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स, एंड नॉट बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स। फिर से मैंने क्या बोला है? जो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है, दैट इज बिकॉज ऑफ, दैट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन, change in, change in, and not because of change in, and not because of change in other factor. Other factors क्या हुए? Price of related goods, income, taste and preferences, expectations, population, etc., etc. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को हम क्या बोलते हैं? ना, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। शब्द ऐड हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड। क्योंकि इसके बाद वाले जो केसेस हैं उसमें ये चीज नहीं है। डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है? कि प्राइस बढ़ा, आपकी डिमांड क्या हुई? डिक्रीज हुई। प्राइसेस 5 से 10 हुए और क्वांटिटी डिमांडेड 8 से क्या हुई? 4 हुई। तो आपका प्राइस बढ़ा, आपकी डिमांड क्या हुई बच्चे? डिक्रीज हुई। अच्छा, जब प्राइस 5 था तो आप डिमांड कितना कर रहे हो?
अब जब प्राइस 10 हुआ है तो आप डिमांड कितना कर रहे हो? ये देखो, ये दो पॉइंट्स बन गए। कॉन्ट्रैक्शन में जो मूवमेंट है वो क्या है? अपवर्ड है। क्या है? अपवर्ड है। क्या है? अपवर्ड है। और रजे, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ चेंज इन, and not because of change in other and not because of change in other factors. किसी को कोई डाउट? राइट। The demand schedule, the demand curve, and the law of demand all show when the price of a commodity falls, its quantity demanded increases, other things being equal. When as a result of decrease in price, the quantity demanded increases. In economics, we say that there is an expansion of demand, and when, as a result of increase in price, the quantity demanded decreases, we say that there is contraction of demand. ठीक है? और ये जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ये किस वजह से हो रही है? प्राइस की वजह से हो रही है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड को हम क्या बोलते हैं? राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और हमारी मूवमेंट क्या होती है? डाउनवर्ड होती है। मूवमेंट क्या होती है? डाउनवर्ड ऑन दी बोलो, सेम डिमांड कर्व। ऑन दी व्हाट? सेम डिमांड कर्व। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को हम क्या बोल सकते हैं? डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को हम क्या बोल सकते हैं? डिक्रीज इन व्हाट मेरे बच्चे? एंड इसमें मूवमेंट क्या होती है? अपवर्ड, from the lower point to the on the same demand curve, from the lower point to the higher point on the same demand curve. अच्छा, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड पे लिखो चेंज इन डिमांड। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड में लिखो चेंज इन डिमांड स्लैश शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। चेंज इन डिमांड स्लैश क्या लिखा है? शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। इसमें सबसे पहली चीज आती है बच्चे, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड में और इंक्रीज इन डिमांड में बहुत अंतर है। क्या बोला मैंने? इंक्रीज इन और इंक्रीज इन डिमांड में क्या है? इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? एक्सटेंशन। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? और इन दैट इज एक्सटेंशन। इंक्रीज इन डिमांड अलग है, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड अलग है। अब इंक्रीज इन डिमांड में क्या है? आपके प्राइसेस कांस्टेंट है, तब भी आपकी जो डिमांड है वो कितनी हो गई? 4 to 8। 4 to 8। दैट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ अ इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड किस वजह से हो रही है? इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ अ अदर देन द अदर फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। जब प्राइस 10 है तो डिमांड कितना कर रहे हो आप? जब प्राइस फिर 10 है, आप डिमांड कितना कर रहे हो? 8। क्या हो रहा है? राइट वर्ड?
राइट वर्ड, शिफ्ट। अब ये इंक्रीज इन डिमांड क्यों हुआ? अदर फैक्टर्स अदर देन पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट। टेस्ट इन प्रेफरेंस फेवरेबल है, इंक्रीज इन डिमांड। इनकम बढ़ी तो डिमांड नॉर्मल गुड के लिए बढ़ी, इनकम कम हुई तो डिमांड इंफीरियर गुड के लिए बढ़ी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कल किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो आज डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा। क्या हो जाएगी? ज्यादा। ठीक है। डिक्रीज इन डिमांड में क्या है? प्राइसेस कांस्टेंट है एंड डिमांड हुई फ्रॉम 8 टू 4। जब प्राइस 10 था तो डिमांड कितनी थी? बच्चे ये रहा आपका डिमांड कर्व। जब प्राइस 10 था फिर भी डिमांड कितनी हो गई? डिमांड कर्व क्या शिफ्ट कर रहा है? टू दी लेफ्ट। डिमांड कर्व क्या शिफ्ट कर रहा है? टू दी लेफ्ट, फ्रॉम डी डी टू डी टू डी टू, फ्रॉम डी डी टू डी टू डी टू। और ये किस वजह से है? बिकॉज ऑफ चेंज इन, बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर देन, अदर देन प्राइस। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है? अनफेवरेबल है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कल किसी चीज का प्राइस कम होगा तो आज डिमांड को क्या कर देंगे? कम। अगर मेरी इनकम कम है तो डिमांड नॉर्मल गुड की कम है। अगर मेरी इनकम ज्यादा हो गई तो डिमांड इंफीरियर गुड की क्या है? कम। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। और इसको हम क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड एंड चेंज इन, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड, क्वांटिटी नहीं आएगा, चेंज इन डिमांड एंड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। इंक्रीज इन डिमांड के केस में डिमांड कर्व क्या जाएगा? राइट वर्ड। डिक्रीज इन डिमांड के केस में डिमांड कर्व क्या जाएगा? लेफ्ट वर्ड जाएगा। चलो इस वाले पैराग्राफ पे आओ। एनी चेंज that increases the quantity demanded at every price shifts the demand curve to the right, and it is also called as, any change that decreases the quantity demanded at every price shift the demand curve to the, and is called as decrease in demand. Figure 5a and b illustrates increase and decrease in demand respectively. When there is an increase in demand, the demand curve shifts to the right and more quantity will be purchased at given price. A decrease in demand causes the entire demand curve shift to the left, and we find that less quantity is bought at the same price P. मतलब प्राइसेस सेम है, प्राइसेस सेम है, यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो रही है तो डिमांड कर्व क्या जा रहा है? राइट वर्ड। डिक्रीज इन डिमांड के केस में क्या है? प्राइसेस सेम है, आपकी जो डिमांड हो रही है वो क्या हो रही है? कम, एंड द डिमांड कर्व इज गोइंग टू दी लेफ्ट। अच्छा, चेंज इन डिटर्मिनेंट्स अदर देन द प्राइस दैट कॉजेज व्हाट? दैट causes what? Change in determinants other than the price that causes decrease in demand, leftward shift of
डिमांड कर्व। अच्छा, अगर इनकम बढ़ी तो डिमांड नॉर्मल गुड्स के लिए बढ़ी तो क्या होगा? डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट। अगर वेल्थ बढ़ी तब होगा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट। राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, fall in the price of complementary good, increase in the number of, अगर नंबर ऑफ बायर्स बढ़ेंगे तो डिमांड भी बढ़ेगी। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल है तब भी डिमांड बढ़ेगी। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तब भी डिमांड बढ़ेगी। अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए और सब्सिडी बढ़ा दी तब भी डिमांड इंक्रीज होगी। अच्छा, हमें पता ही है मूवमेंट और शिफ्टिंग में क्या फर्क है। मूवमेंट और शिफ्टिंग में क्या फर्क है? मूवमेंट इज ऑन दी सेम डिमांड कर्व। मूवमेंट इज ऑन दी सेम डिमांड कर्व। शिफ्टिंग में आपका नया डिमांड कर्व क्रिएट होता है, दैट कैन बी इंक्रीज और दैट कैन बी इंक्रीज और a movement along demand curve indicates the changes in the quantity demanded because of price changes, other factors remaining constant. A shift in the demand curve indicates that there is a change in demand at each possible price because of one or more other factors such as income, taste, or prices of some other goods have changed. Thus, when an economist speaks of an increase or decrease in demand, he refers to a shift of the whole curve because one or more of the factors which are assumed to remain constant earlier have changed. When the economists speak of change in what? He means movement along the same curve, that is expansion or contraction of demand which has happened due to fall or rise in prices of the commodity. मतलब मूवमेंट किस वजह से हो रही है? प्राइस के चेंज की वजह से। और शिफ्टिंग किस वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अब आ जाओ गाइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। बच्चे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? इट रेफर्स टू द percentage change in quantity demanded due to the percentage change in price of a, बोलो, commodity। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है मेरे बच्चे? इट रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप कैलकुलेट कैसे करते हो? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड divided by percentage change in price of a good। डन। चलो, टिल नाउ वी वर कंसर्न्ड विद द डायरेक्शन। अच्छा, एक चीज याद रखना, लॉ ऑफ डिमांड डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या प्रोवाइड करता है? कि प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ा, प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हुआ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको क्या बताता है? लिख लो। बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको ये बताता है कि कितना परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ, कितना परसेंटेज चेंज किस में आएगा? ना ना ना, क्वांटिटी डिमांडेड में ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है? अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। वेरएज लॉ ऑफ डिमांड हमें सिर्फ क्या प्रोवाइड करता है? एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एक सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। From the point of view of the business firm, it is more important to know the extent of relationship or the degree of responsiveness of demand to changes in its what? Determinants. So, elasticity of demand is defined as the degree of responsiveness of the quantity demanded of a good to changes in one of the variables on which demand depends. More precisely, elasticity of demand is the percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in one of the variables on which demand depends. We may find different measures of elasticity such as price elasticity, क्रॉस इलास्टिसिटी। 11th में सिर्फ हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करी थी। क्या करी थी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ। अब आप करोगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, income elasticity of demand, advertisement elasticity, and elasticity of substitution. It is to be noted that when we talk about elasticity of demand, unless and until otherwise mentioned, we talk about what? कुछ नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ। We will be talking about what? Price elasticity of demand. In other words, it is price elasticity of demand, which is usually referred to as elasticity of demand. Perhaps the most important measure of elasticity of demand is the price elasticity of demand, which measures the sensitivity of quantity demanded to or the price of the good itself. And आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलता कैसे है? परसेंटेज चेंज इन ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ percentage change in quantity demanded due to the percentage change in price of a price elasticity of demand expresses the degree of responsiveness of the quantity demanded of a good to a change in its price given the consumer's income, his taste and prices of all the other goods. In other words, it is measured as the percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in price and other things being, बाकी फैक्टर्स क्या रहेंगे? बाकी फैक्टर्स रहेंगे कांस्टेंट। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज आल्सो रेफर्ड टू एज पीईडी। पीईडी tells us the percentage change in quantity demanded because of the percentage change in price. Okay, guys, elasticity of demand निकल रहा है percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price of a good. आपको पता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलती है? Q1 माइनस क्यू ओवर क्यू इंटू, जहां पे Q1 क्या है? नई क्वांटिटी, और Q क्या है? ओल्ड या फिर इनिशियल क्वांटिटी। परसेंटेज चेंज इन प्राइस P1 माइनस P ओवर P इंटू, जहां पे P1 क्या है? नया प्राइस, P क्या है? ओल्ड या फिर इनिशियल प्राइस। Percentage change in QD is Q1 minus Q over Q into 100, and percentage change in price is P1 minus P over P into what? डन है? अच्छा, अब एक चीज होती है प्रोपोर्शनेट मेथड। क्या होती है? ऊपर वाला कौन सा मेथड था? परसेंटेज मेथड था। कौन सा था? बोलो।
अच्छा, प्रोपोर्शनेट मेथड क्या कहता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू पी ओवर into change in Q over what? Change in P. प्रोपोर्शनेट मेथड क्या कहता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, बोलो, P ओवर Q इंटू चेंज इन Q ओवर, जहां पे P क्या होगा? ओल्ड प्राइस, Q ओल्ड क्वांटिटी, चेंज इन Q1 माइनस Q, चेंज इन P1 माइनस P। और आपको पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर नेगेटिव में आता है। क्यों आता है? क्योंकि देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी demanded. A negative sign on the elasticity of demand illustrates the law of demand. Less quantity is demanded as the price rises. Notice that the change in quantity was due to solely to the price change. The other factors that potential could affect sales, income, and competitors' price did not change. Strictly speaking, the value of price elasticity varies from minus infinity to approach zero. चलो ये डिग्रीज करनी है elasticity of demand की, जो हम आगे जाके करेंगे। ठीक है, this is because change in Q over change in P has a what? Negative sign. In other words, since price and quantity are inversely related with the few exceptions, price elasticity is assumed to be what? Negative. चलो इसका एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। वो कह रहा है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 6 to, प्राइस पहले 6 था, अब प्राइस कितना हो गया है? 4। और क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 10 से 15। क्या निकालना है? कोफिशिएंट निकालना है किसका? प्राइस इलास्टिसिटी का। अब ईडी कैसे निकलेगा, बोलो? पी ओवर क्यू इंटू चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन पी। प्राइस था 6, तो तब क्वांटिटी थी 10। चेंज इन क्यू इज Q1 माइनस क्यू, 15 में से 10 गया 5। चेंज इन P1 माइनस P, 4 में से 6 गया, कितना आया? माइनस। ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 10 माइनस वॉट? 1.5। अब यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है? किस में दिया हुआ है? ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर व्हाट? परसेंटेज चेंज इन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अ 5% फॉल इन प्राइस, अ 5%। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हुआ? -5%। क्या हुआ? एंड इट्स डिमांड राइजेस बाय, तो आंसर कितना आया? -3। -3। ठीक है, क्योंकि फॉल है, फॉल इन प्राइस है। ठीक है, चलो तीसरा इलास्ट्रेशन। तीसरा इलास्ट्रेशन बड़े ध्यान से सुनो। प्राइस ऑफ अ गुड क्या हो रहा है? ये P हुआ, ये P1 हुआ। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज, बोलो, 1 तो जब सॉल्व करोगे तो -1.5 लोगे कि सिर्फ 1.5 लोगे? चलो रुक जाओ। एंड दी ओरिजिनल क्वांटिटी Q कितना दिया हुआ है? 30। क्या निकालनी है? न्यू क्वांटिटी। क्या निकालनी है? ईडी इज P ओवर Q इंटू चेंज इन Q ओवर व्हाट? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.5 है, प्राइस है 100, क्वांटिटी थी 30, चेंज इन Q क्वेश्चन मार्क,
चेंज इन पी, 60 में से 100 गया, -40। करो सॉल्व। 30 इंटू -40 करो, 1200। 1200 इंटू 1.5 करो, कितना है, जल्दी क्विक। -1200 ओवर 1 पॉइंट इंटू 1.5, 18। -1800 इज इक्वल टू व्हाट, 100। चेंज इन क्यू निकालो, कितना होगा, -1800 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ गया, चेंज इन क्यू -18, कितना। अब आपको पता है चेंज इन क्यू इज इक्वल टू व्हाट, Q1 माइनस, चेंज इन क्यू कैसे निकलेगा, Q1 माइनस क्यू। तो चेंज इन क्यू कितना है, -18। Q1 आपको निकालना है, क्यू कितना दिया हुआ है, 30। अब एक चीज आपको मैं बताती हूँ, इन्होंने किया नहीं हुआ। आपको यहाँ पे ईडी क्या लेना चाहिए, बोलो, -1.5। अगर आप -1.5 ले लोगे, ये 1800 पॉजिटिव, ये 1800 पॉजिटिव, यहाँ पे 18 जो आपका यूनिट आएगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसको वहां जाके ऐड कर दो, Q1 क्या आ गया, 48 यूनिट्स। एक चीज, एक लॉजिक, क्वेश्चन में देखो आपका प्राइस कम हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी नई क्वांटिटी निकलेगी वो क्या निकलेगी, ज्यादा निकलेगी। क्या निकलेगी, ज्यादा। वेराज अगर प्राइसेस बड़े होते तो आपकी डिमांड क्या होती, कम होती। क्या होती, कम होती। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। द क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर एट प्राइस 9, कितना है, बोलो, 800। इट्स प्राइस फॉल्स बाय 25%, तो 9 का 25% करो, कितना हुआ, 9 का 25% करो, कितना हुआ, पॉइंट्स में आएगा। फॉल्स बाय 25%, तो P1 कितना होगा, P1 कितना होगा, पहले P9 है, 25% से फॉल कर रहा है, तो कितना होगा चिराग, 6.7। एंड क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय, तो पहले 800 थी, अब कितनी हो गई, करो सॉल्व। ईडी इज इक्वल टू पी ओवर क्यू इंटू चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन पी। प्राइस 9 है, क्वांटिटी 800 है, चेंज इन क्यू कितना हुआ, 960 में से 800 माइनस किया, 160। चेंज इन पी बोलो, 6.75 में से 9 माइनस करो, कितना हुआ, -2 चलो सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आ रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आ रही है, चलो शाबाश। माइनस कितना आ रहा है, इसको आप परसेंटेज से भी कर सकते हो, बट मेरे को ये चीज इजी लगती है। परसेंटेज से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अच्छा, अ कंज्यूमर बाइज 80 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस रुपीज, जब प्राइस 4 है, क्वांटिटी कितनी है गाइस, आपको ईडी कितना दिया हुआ है, एट व्हाट प्राइस ही विल बाय व्हाट,
करो सॉल्व। ईडी इज इक्वल टू पी ओवर क्यू इंटू चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन पी। ईडी -4 है, प्राइस 4 है, क्वांटिटी 80 है। चेंज इन क्यू कैसे निकलेगा? Q1 -60 में से 80 गए, कितना हुआ? चेंज इन पी क्वेश्चन मार्क है। ये आपका आया -1। अगर मैं इसको ये -4 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय चेंज इन पी करती हूँ, फिर चेंज इन पी इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय -4, कितना आया? -1 डिवाइडेड बाय -4 कितना हुआ? हाँ, 0.25। फिर चेंज इन पी इज P1 माइनस पी, चेंज इन पी 0.25 है, P1 पता नहीं, P4 है, तो P1 कितना आ गया? 4.2। आप एक्स लेके भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा कोई चीज नहीं समझ आ रही है पूछ लो, इस क्वेश्चन में क्या डाउट है पूछ लो, बोलो। कोई डाउट नहीं है? हाँ जी, आप 0.2 कर लो। नहीं, आप 0.2 तक कर लो, 1 उस तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें मैं 5 वाला एलिमेंट नहीं डालती तब भी चल जाता। और किसको डाउट है? एनीबडी हैज एनी डाउट इस क्वेश्चन में? आज वाला टॉपिक किसको क्लियर नहीं है? क्लियर है? इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कल और प्रैक्टिस करवा दूंगी, 2-3 क्वेश्चंस आई विल गेट इट, तो हम वो प्रैक्टिस कर लेंगे, राइट? एंड ऑल, कल मिलते हैं देन। सबको क्लियर है ना? ऑल क्लियर? चलो, गॉड ब्लेस यू बच्चे, सी यू, सी यू टुमारो, बाय बाय बेटा।